राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चंडीगढ़ में राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सम्मेलन की घोषणा की, जिसका मुख्य केंद्र विकसित भारत 2047 के लक्ष्य हेतु नीतिगत विमर्श करना है। राज्य पुलिस के स्पेशल स्टाफ फोर्स ने कई दिनों से फरार चल रहे तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले एक पोस्टर लगाकर राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए हैं। राजधानी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर शाम को तूफान ने 3 विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने INDIA की तीखी आलोचना करते हुए गठबंधन के अतिरिक्त समन्वय पर सवाल उठाया और कहा कि इसके पास न तो कोई मिशन है न ही कोई विजन। भारत और इजराइल के बीच सांस्कृतिक व राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इजराइल अपने एक प्रमुख शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करेगा। CBSE की 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन देश भर के कई छात्रों को भारी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश में मानसून 12 राज्यों में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बारिश और राजस्थान में ओले गिरे हैं। CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उठे विवादों के बीच बोर्ड ने 12वीं की कॉपियों और पुनर्मूल्यांकन से जुड़े डाटा को निजी कंपनी के सर्वर से हटाकर अपने सर्वरों पर स्थानांतरित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में क्षेत्रीय मौसम विभाग केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान, कृषि मौसम परामर्श और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अग्रिम चेतावनी सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने केंद्र की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का आभार व्यक्त किया। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे प्रसन्नता की अनुभूति है कि जिस राज्य की आबादी स्वयं में 25 करोड़ है, उस राज्य के अंदर हम लोग पिछले मैं 7-8 वर्षों से इस बारे में अक्सर देखता था, कभी अतिवृष्टि को, कभी लाइटनिंग की घटना को, कभी अनावृष्टि की स्थिति को देख करके, और अक्सर ये सीजन होता था जब मैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके विभिन्न विभागों के साथ चर्चा करके उनसे इस बारे में कहता था कि यूपी को सटीक और सही जानकारी समय पे मिले, जिससे हम उसके अनुरूप रणनीति बना सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि आज माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में अब लखनऊ भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक रीजनल सेंटर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। ये सचमुच उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को, एक नई कड़ी को साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रति और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं इस बारे में कि प्राचीन काल से ही हर मनुष्य के मन में एक जिज्ञासा अवश्य रही है, और जिज्ञासा थी कि मनुष्य ने जब से अपनी
बुद्धिमत्ता का थोड़ा भी उपयोग करना प्रारंभ किया होगा, उसके लिए सबसे पहले कौतूहल का विषय कुछ बना था तो मौसम की जानकारी, आकाश में चमकती हुई बिजली, बादलों से होने वाली वर्षा या अन्य तमाम प्रकार की स्थितियां। इसके कई पक्ष रहे हैं। आप देखेंगे एक पक्ष था जो ऋषि मुनियों ने समय के अनुरूप, उसके अनुरूप स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचांग का निर्माण किया। आज भी आप देखते होंगे पंचांग की सटीक गणना ग्रह और नक्षत्रों को ध्यान में रख करके की गई गणना मौसम की सटीक जानकारी का भी एक आधार बनता था। हम लोग उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं और उसके बारे में हम तमाम अन्य लोक परंपरा में उनके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग जब अपने 150 वर्ष स्थापना की पूरा कर रहा है, तब यह अपेक्षा देश की आजादी के तत्काल बाद होनी चाहिए थी कि ये सभी जानकारियां हमें प्राप्त हों। लेकिन अपेक्षित ध्यान न देने का परिणाम क्या था कि देश के अंदर जो प्रगति किसानों को करनी चाहिए थी, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जनधन की हानि को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास जो होने चाहिए थे, उसमें कहीं न कहीं कोई कमी नजर आती थी। कहीं लोकल स्तर पर भी जो स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय होना चाहिए था, उसका अभाव है। फिर मैंने रात्रि को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे प्रदेश को जोड़ा। मैंने कहा भी बंद मोबाइल फोन की भी घंटी बज रही है, आपको अलर्ट किया जा रहा है, लोकल स्तर पर भी तो आपको कुछ जानकारी देनी चाहिए लोगों को, अपनी संस्थाओं को भी तो अलर्ट करना चाहिए। मैंने देखा उसके ठीक चौथे पांचवें दिन जब फिर एक आपदा आई, तो आपदा आने के 3 घंटे पहले से ही सबको अलर्ट आना शुरू हो गया था, सबके मोबाइल फोन बजते हुए दिखाई दे रहे थे। नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 25 दलों की इस बैठक में 5 प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनी है। खड़गे ने कहा कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा जाएगा। साथ ही नीट और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़े विवादों के मद्देनजर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। इंडिया गठबंधन ने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और जन सरोकार के मुद्दों को लगातार उठाने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि गठबंधन की अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित होगी। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल
इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनावी हार के बाद बार बार मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। पात्रा ने कहा कि विपक्षी दलों के आरोप निराधार हैं और जनता उन्हें लगातार नकार रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक कमरे में इसी प्रकार का इंडी गठबंधन की एक बैठक समाप्त हुई और आदरणीय खड़गे जी ने अभी कुछ देर पहले मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई, मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे। बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। अगर सही मायने में कुछ चोरी हुआ है, सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। हर टीवी चैनल में टीएमसी के अंदर का जो द्वंद्व है, टीएमसी के अंदर की जो लड़ाई है, उसको दर्शाया जा रहा है। मैं फैक्ट्स नहीं जानता हूं टीएमसी के अंदर क्या चल रहा है, मगर कुछ ना कुछ आग तो होगा ना, तो धुआं कहां से आ रहा है। तो पहले तो मुझे लगता है इन लोगों को आपस में बैठक करनी चाहिए, टीएमसी वालों को आपस में बैठक करनी चाहिए। मैं सुन रहा था कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा। सर्वदलीय बैठक की मांग, कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारत थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं, बहानाबाजी करते हैं
और यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से जनता ने इनको इनएक्टिव किया है। 12 वर्ष पूर्ण हुए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सरकार 3 टर्म के, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूर्ण हुए। उस बैठक में यह बताया गया कि 12 वर्षों में जन कल्याण के क्या काम किए गए, जनता के विश्वास को प्राप्त करने के लिए क्या काम किया गया, किस प्रकार से 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, किस प्रकार से एक भारत श्रेष्ठ भारत के आधार पर भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है। इन विषयों को लेकर एक बैठक भारतीय जनता पार्टी की होती है और दूसरी बैठक आज होती है तथा कथित इंडिया अलायंस की, जिसका एक ही एजेंडा है, मोदी को हटाना है। ये जनता जनार्दन है, सब कुछ देख रही है कि इंडी गठबंधन कितने भी बैठक कर ले, इनके बैठकों का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, इनके बैठकों का कोई असर जनता के ऊपर नहीं होने वाला है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने देश में ईंधन आपूर्ति और हवाई सेवाओं को लेकर स्थिति पूरी तरह सामान्य होने का भरोसा दिलाया। अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, विदेश और नौवहन मंत्रालयों ने बताया कि देश में पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं। साथ ही आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक बुकिंग से बचने की अपील की गई है। Despite the ongoing situation in West Asia, supplies of crude oil, LPG and natural gas, they remain stable. And we have adequate stocks of petrol, diesel and LPG which are available in the country. Coming to LPG, the domestic LPG production has been maximized. In fact, yesterday on the LPG day, World LPG Day, our domestic refineries and fractionators, they produce 53 TMT per day, about 52, 53 TMT per day. This is 60% more than the pre-crisis levels. We haven't had any news of dry out at LPG distributorships. LPG backlogs have now reached less than 4 days. Online LPG cylinder bookings have reached 99% and DAC, delivery authentication code, is about 96%. During the last 4 days, the gap between the last conference and today, LPG cylinder bookings were about 42 lakhs per day. Deliveries were 44 lakhs per day. And then on the commercial LPG side, we are reaching the pre-crisis level. As I mentioned, the stocks are now very comfortable. We sold about 6 TMT per day, our OMCs. In case of FTLs, last 4 days we sold about 1.9 lakh FTL 5 kg cylinders. Now, following the June contract price, as you are all aware that the LPG pricing in India and actually across the world, the LPG is based on the international product pricing, which is international benchmark is Saudi CP. Now, in the June contract price, as we call it, Saudi CP contract price, the cost of supplying a 14 kg cylinder has risen to over 1600 rupees per cylinder. If we take the Saudi CP price, which is about $780 per MT, and you must have seen the press release which was issued day before yesterday. And given the premium of $190 per metric ton,
the cost which is occurring for the OMCs is 1600 rupees per 14.2 kg cylinder. The under recovery for the OMCs for each sale of LPG cylinder 14.2 kg is about 700. Now with that in mind, 29 rupees the hike has taken place since yesterday per cylinder. Now that is 1 rupee per day, which is actually if you have a household using 12 cylinders a year, that is with 5 members, this is 20 paisa per day per household member. So it's a very minor hike, a very, very marginal hike. And for PMUY customers, as you must have seen in the PIB, given the fact that average consumption is 4 to 5 cylinders a year per PMUY connection, there has been a cap of 300 rupees per cylinder, which is the subsidy given as the DBT to these PMUY customers, is capped at 4 cylinders now. First 4 cylinders. 4 cylinders, you will get 300 rupees per kg for all PMUY customers. Coming to the refineries, our refineries are all operating at optimum level. And then for the petchem industry, where we supply C3, C4 molecules from these refineries, since 1st June 26, more than 2760 metric ton of C3, C4 molecules, which is basically leading to propylene, polypropylene, butylene, etc. And more than 1660 MT of butyl acrylate has been sold by Mumbai, Kochi, Vizag, Chennai, Mathura and Gujarat refineries. Now these are supplied to chemical, pharma, paint and other DCPC, MSME industries. There is a joint working group which consists of all the stakeholders of all the ministries, the concerned ministries, DCPC, pharma and DPIIT, and we regularly monitor this situation, and in fact last 100 days there have been no supply crunch on that count. कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए जाने वाली विशेष रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती से श्रद्धा, आस्था, संस्कृति और सनातन चेतना की इस यात्रा का शुभारंभ होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। आज का ये क्षण, ये मेरे लिए एक कार्यक्रम नहीं है साथियों, यह एक अनुभूति है। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे इस ज्ञान की भूमि और भक्ति की ये पावन धारा कुरुक्षेत्र से भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए एक विशेष ट्रेन यहां से आज रवाना होगी। साथियों, यह हरियाणा की धरती से श्रद्धा, आस्था, संस्कृति और सनातन चेतना की एक यात्रा का ये शुभारंभ है, जो हमें भारत की हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने का काम करेगी। मैं इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं प्रार्थना भी करता हूं कि उनकी कृपा हरियाणा के हर परिवार, हर किसान, हर युवा और हर माता बहन तथा समस्त देशवासियों और हरियाणा प्रदेशवासियों पर ये बनी रहे। साथियों, मैं इस यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। साथ ही कामना भी करता हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो और फलदायी हो। यह यात्रा आपके जीवन की आध्यात्मिक ऊर्जा, शांति और नई प्रेरणा ये लेकर के आए, ऐसी मैं भगवान सोमनाथ जी के, महादेव जी के चरणों में मैं प्रार्थना भी करता हूं।
साथियों, इस यात्रा का विशेष महत्व है क्योंकि यह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन भूमि से शुरू होकर के भगवान भोलेनाथ के चरणों तक ये यात्रा जाएगी। विशेष रूप से हमारे किसानों की उन्नति, हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य, माताओं बहनों की सुरक्षा, सैनिकों की शक्ति और राष्ट्र की प्रगति, हरियाणा की प्रगति के लिए आप विशेष आशीर्वाद भगवान सोमनाथ से मांगे, ऐसी मेरी आप लोगों से अपील है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन 12 वर्षों के अंदर देश के विकास की और गरीब के कल्याण की, साथियों, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे भारत के अंदर गरीब व्यक्ति एक मजबूती की तरफ बढ़ा है। आज साथियों, वही कारण है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी दिशा निर्देश के अंदर हम सब इन 4 धामों में आज हमारे बुजुर्ग श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं, सुखद यात्रा कर रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई देता हूं और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भगवान सोमनाथ दर्शन स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले हमारे सभी श्रद्धालुओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई मैं देता हूं। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, हर हर महादेव। देहरादून में जौनसार बाबर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि जौनसार बाबर सांस्कृतिक समिति पिछले 33 वर्षों से इस महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव में जहां लोक सांस्कृतिक और परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है, वहीं युवाओं के शारीरिक और सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सेतु का माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार बाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस सुंदर उत्सव के जरिए हमारे इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में जहां एक और हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक और उसकी झलकियां देखने को मिल रही हैं, वहीं युवाओं के शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके विकास के लिए यहां अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, जंगबाजी जैसी शानदार प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। वास्तव में ये खेल हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए और आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम,
एवं